नमस्कार। हम लोग इंडियन पॉलिटी शुरू करेंगे। इंडियन पॉलिटी पश्चात काल में जैसी भी रही हो उससे नहीं लेना देना है। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले अंग्रेज़ों ने जो रेगुलेटिंग एक्ट्स या काउंसिल एक्ट पास किए थे वो, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें हैं वो। शुरुआत करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन देश का फाउंडेशनल लॉ है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिसमें गवर्नमेंट काम करेगी। कई जगहों पर रिटन होता है, कई जगहों पर नहीं होता है। यूके में रिटन नहीं है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द्वारा, और फुली ऑपरेशनल 26 जनवरी 1950 को हो गया था। उसमें 22 पार्ट, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे 26 जनवरी 1950 को। उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ वो अंग्रेज़ों ने किया, उसकी क्रोनोलॉजी है, कैसे पहले क्या हुआ। सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का ये। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास किया गया। ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ ने जो कमेटी हेड की थी उसके रिकमेंडेशंस के बेसिस पे था। ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नेंस ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल के अंदर इससे आ गई, और गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल जो था, बाकी तीनों गवर्नर ऑफ बंगाल को बाकी तीनों प्रेसिडेंसीज कलकत्ता, बंगाल और मद्रास का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया, और गवर्नर जनरल को ये पावर दी गई कि वो रूल, रेगुलेशन और ऑर्डिनेंस पास कर पाए सुप्रीम कोर्ट के कंसेंट के साथ। फिर इसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ, वो दूसरा रेगुलेटिंग एक्ट है। कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा डिसिप्लिन लाने के लिए किया गया ये। इसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, नई चीज़, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर हेड कर रहा था, और इस बोर्ड में 6 लोग होने थे। सारी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो थी कंपनी की वो इस बोर्ड को दी जानी थी। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी था कंपनी का, जो ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें करने वाला था। प्रोविंसेस जो थी उनको सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नर जनरल की बताई हुई इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करना था, और फिर गवर्नर जनरल चाहता तो वो हटा भी सकता था कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर वो उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करती है। ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की ज़रूरी बातें थी। 1793 का चार्टर एक्ट है जिसके मेन प्रोविजंस पुराने प्रोविजंस को ही कंसोलिडेट करना जिसका काम था। सैलरी जो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर की वो इंडियन रेवेन्यू से जाएगी, ये बात उसमें तय की गई। और जो कोर्ट्स थे उनको ये पावर दिया गया कि वो रूल्स और रेगुलेशंस को इंटरप्रेट भी कर पाएँ। फिर 1813 के चार्टर एक्ट में ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की ख़त्म हो गई। 3 जो काउंसिल थी मद्रास, बम्बई और कलकत्ता की, उनको एनलार्ज किया गया, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के वो और ज़्यादा कंट्रोल में आ गई। क्रिश्चियन मिशनरीज़ को यहाँ पे भारत में क्रिश्चियनिटी फैलाने का मौका दिया गया, और लोकल ऑटोनोमस बॉडीज़ को जनता के ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार दे दिया गया। 1833 के चार्टर के एक्ट में गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को बहुत पावर बढ़ा दी गई। उसकी काउंसिल पूरे भारत पे लेजिस्लेट करने की उसके पास पावर हो गई, बस उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अप्रूवल चाहिए होता था। रेवेन्यू, सिंगल बजट पूरे देश के लिए जो कि गवर्नर जनरल बनाएगा, और रेवेन्यू की पावर जो काउंसिल के पास आ गई, ये बड़े चेंजेस थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल एंटिटी बन गई थी, और कई सारे लॉर्ड और मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के। गवर्नर जनरल की गवर्नमेंट को पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया इस एक्ट में 1833 में, और उसकी काउंसिल को इंडियन काउंसिल। इसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट है, ये अंतिम चार्टर एक्ट था, और इंडियन लेजिस्लेशन में इसने कुछ बदलाव लाए। गवर्नर जनरल डलहौजी की एक रिपोर्ट थी एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करने के लिए, वो इस एक्ट ने फॉलो की। बंगाल के लिए एक अलग गवर्नर बनाया गया। काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को सेपरेट समझा गया, ये शुरुआत है सेपरेशन ऑफ पावर्स का। कंपनी के एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से होगा, ICS की शुरुआत हुई।
पार्लियामेंट को पावर दी गई कि कंपनी के गवर्नेंस का वो जब भी चाहे तब अंत कर सकती है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का है। ब्रिटिश क्राउन ने भारत पे सोवरेनिटी अपनी जताना शुरू कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी से वो ज़्यादा अपने ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी को उसने सुपरसीड किया। इसके बाद 1857 का रिवॉल्ट हुआ। वो आर्म्ड सिपॉय म्यूटनी की तरह वो अंग्रेज़ बताते हैं और भारत के लोगों से पहला इंडिपेंडेंस का वॉर मानते हैं। पहला स्टैच्यूट था ये गवर्नेंस ऑफ इंडिया का ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में। एब्सोल्यूट इंपीरियल कंट्रोल भारत का मिल गया ब्रिटिश पार्लियामेंट को। जो क्राउन की पावर थी वो एक नए सीट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नाम से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एक बनाया गया, जो काउंसिल की 15 मेंबर्स उसको असिस्ट करेंगे, उसको काउंसिल ऑफ इंडिया कहा गया। तो जो पहले इंडियन काउंसिल से उससे पूरक एक काउंसिल ऑफ इंडिया बन के आती है 15 लोगों की, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर में काम करेगी। कंट्री को प्रोविंसेस में बांट दिया गया, हर एक प्रोविंस का एक गवर्नर होना था, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होना था और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी वहाँ पे होगा, और उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपनी होगी। तो एक काउंसिल ऑफ इंडिया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हर एक प्रोविंस में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर है जिसकी अपनी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को फंक्शन करना था सुपरिंटेंडेंस और डायरेक्शन में गवर्नर जनरल के। हमेशा गवर्नर जनरल की काउंसिल जो थी उसी के पास पूरी पावर्स थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रिस्पॉन्सिबल था। ये स्ट्रक्चर नया बन के आ गया। इसके 3 साल बाद इंडियन काउंसिल्स एक्ट पास होता है 1861 में। इससे जो क्राउन की पावर थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया में, वो कंटिन्यू हुई जो पिछले एक्ट में था। इसने गवर्नर जनरल को पावर दे दी कि इंडियन लोगों के भी रिप्रेजेंटेटिव को वो नॉमिनेट कर पाए अपनी काउंसिल में और काउंसिल का एक्सपेंशन हो। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी उसकी काउंसिल में कुछ आ जाएं। जब वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरह काम कर रही होगी तो उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होंगे। लेकिन ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, ये कतई रिप्रेजेंटेटिव या डिलिबरेटिव किसी भी तरह से नहीं थी। इसने गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी उनको डिसेंट्रलाइज करने का काम किया और वो दिए मुंबई और मद्रास की गवर्नमेंट्स को। लेजिस्लेटिव पावर डिसेंट्रलाइज हुई 1861 में। फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1852 में आया, 92 में। इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो नॉमिनेट किए जाने थे बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स से और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से। ये बात हुई नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की। और प्रोविंशियल काउंसिल के जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे वो जो लोकल बॉडीज़ होती हैं जैसे यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटी या ज़मींदार, वो लोग नॉमिनेट करने वाले थे। तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के नॉमिनेशन की बात पहली बार काउंसिल्स एक्ट 92 में कही गई। इन काउंसिल्स के पास बजट डिस्कस करने का और एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चंस को डिस्कस करने की भी पावर हो गई थी। इसके बाद 1909 में मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स आए, जिन्हें इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 भी कहा जाता है। ये तब के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मॉर्ली और वाइसरॉय मिंटो ने मिलकर दिए थे और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 थे। ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स कितने होंगे ये बढ़ा के 16 कर दिया गया था। जो अभी तक पहले जो 16 था 1892 तक, वो बढ़ा के 60 कर दिया गया था। और इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स नहीं जुड़े हैं। ये जो है लेजिस्लेटिव काउंसिलर ही 16 से अब 60 हो गए। इसके अलावा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी एनलार्ज की गई, जिसमें कि इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल मेंबर भी जोड़े गए, जिससे कि ऑफिशियल लोगों की मेजॉरिटी कम हो जाए, मेजॉरिटी ना रहे उनकी। ये है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की
जो इलेक्ट होके आते थे उनकी नंबर बढ़ाने की चीज़। तो दोनों ही जगहों पे रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा बढ़े, तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ने की तरफ बढ़ रहे हैं। इलेक्शन का भी एक एलिमेंट नया जोड़ा गया सेंटर में, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी गवर्नर जनरल की, लेकिन उसमें ऑफिशियल मेजॉरिटी अभी भी बढ़ी रही। लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स, अब देखिए हर जगहों पे जैसे अभी लोकसभा राज्यसभा हैं और उनमें से ही कुछ लोग मंत्री होते हैं, तो वो जो लोग मंत्री बनाए जा रहे हैं वही आपकी एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज करते हैं। तो वो मंत्री लोग जो बन के आएंगे वो अगर नॉमिनेटेड लोग होंगे तो फिर वो जनता की तरफ से चुन के नहीं आए तो रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे नहीं हो पा रहा। लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये भी पावर दी गई कि वो रेजोल्यूशन मूव कर पाए बजट पे, या और कोई पब्लिक इंटरेस्ट का अगर मैटर होता है तो वो खास सब्जेक्ट्स पे, जैसे फॉरेन अफेयर, स्टेट्स या आर्म्ड फोर्सेस पे। ये पावर गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल को, जिससे कि बाकी प्रोविंसेस में भी वो बातें मानी जाएं। इसके अलावा मुस्लिम कम्युनिटी का सेपरेट रिप्रेजेंटेशन हो, ये पहली बार बात हुई है 1909 के मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म में। इसके बाद 1915 में एक एक्ट पास हुआ था सारे पुराने एक्ट्स को कंसोलिडेट करने के लिए, उसका ज़्यादा वैल्यू नहीं है। फिर 1919 में मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के बाद एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ है। तब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एस मॉन्टेग, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उन दोनों ने ये प्रपोज किया प्रोविंसेस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, ये बात तय करने के लिए, और गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे कम ना हो जाए, तो इसलिए डायरकी या डुअल गवर्नमेंट का आइडिया वहाँ पे लाया गया। एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट्स को दो हिस्से में बांटना है डायरकी कि सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें बांटना, जैसे आज जो हम लोग की डेमोक्रेसी में है सब्जेक्ट्स, स्टेट या सेंटर या कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स। तो सेंट्रल सब्जेक्ट्स उस समय पे वो माने गए जो सिर्फ सेंटर के पास हैं, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो थे, ट्रांसफर्ड या रिजर्व दो तरह के सब्जेक्ट्स थे जो प्रोविंशियल थे। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में वो आते थे जो गवर्नर के हाथ में थे और मिनिस्टर्स के साथ वो करता था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जहाँ पे 70% इलेक्टेड मेंबर हो गए थे। तो इलेक्टेड मेंबर्स के सामने ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे, तो जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थी वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पे नियम बना सकती थी। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थी जिसमें इलेक्टेड मेंबर 70% आ गए थे। रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे वो गवर्नर के हाथ में थे, गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, और उसको लेजिस्लेचर के सामने उसमें कोई भी उन पर दबाव नहीं था। पहले का जो सेंटर का प्रोविंसेस पे एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल कंट्रोल था वो थोड़ा सा कम हुआ, और रेवेन्यू के जो सोर्स थे वो दो हिस्से में बांट दिए गए, जिससे कि प्रोविंसेस अपने ही जो रेवेन्यू बनाती हैं उससे चल पाएँ। तो प्रोविंशियल बजट सेंट्रल बजट से अलग कर दिया गया। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो था तो उसको अपना खुद का बजट, अपने खुद के टैक्सेस लगाने का और रेवेन्यू सोर्सेस क्रिएट करने का मौका दे दिया गया। सेंट्रल लेजिस्लेचर जो था उसने लेजिस्लेट करने की पावर पूरे सब्जेक्ट पे रखी। गवर्नर जनरल का जो कंट्रोल था प्रोविंशियल लेजिस्लेशन पे वो रिटेन किया गया प्रोविंशियल बिल के नाम पे। ये वो होगा अगर किसी गवर्नर ने उस पर असेंट कर भी दिया, वो लॉ तभी बनेगा जब गवर्नर जनरल उसे माने, जैसे आजकल की स्थिति में राज्य सरकार से अंत में प्रेसिडेंट के पास जाता है। गवर्नर के पास ये पावर थी कि वो बिल को रिवर्स कर सकता है गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास जाने के लिए। गवर्नर जनरल इन काउंसिल रिस्पॉन्सिबल सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही सामने रहा और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ही थ्रू वो चीज़ कंटिन्यू रही। इंडियन लेजिस्लेचर पहली बार ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हुआ और बाई कैमरल हुआ। अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट बोला गया, उसमें 60 लोग थे जिसमें से 34 इलेक्टेड थे। लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली बोला गया, इसमें 144 लोग थे जिसमें से 104 इलेक्टेड थे।
इंडियन लेजिस्लेचर जो था, मतलब गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अलावा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती थी उसको 2 हाउस में तोड़ा गया। वो 2 हाउस में तोड़ना बाई कैमरलिज्म है, आज भी उसे वही कहते हैं। तो ये नंबर थे 60 में से 34 और 144 में से 104। इलेक्टोरेट्स कम्यूनल और सेक्शनल बेसिस पे बनाई गई थी, जैसा मिंटो मॉर्ली में था उसी को आगे बढ़ाते हुए। सेंट्रल लेजिस्लेशन पे गवर्नर जनरल की जो ओवर राइडिंग पावर थी वो थी कि उसका प्रायर सैंक्शन चाहिए होता है कुछ खास बिल्स के लिए, वीटो करने की या रिजर्व करने की कंसिडरेशन क्राउन के लिए वो रख सकता था कई लेजिस्लेशंस पे। पावर ऑफ सर्टिफाइंग बिल या कोई ग्रांट जो अगर लेजिस्लेचर ने मना कर दिया है। ऑर्डिनेंस वो जारी कर सकते हैं इमरजेंसी के समय पे, ऑर्डिनेंस की पावर। ये 4 उसकी खास पावर थी। इसके बाद जॉन साइमन का साइमन कमीशन जो 1927 में आया 1919 के एक्ट की वर्किंग को चेक करने के लिए, उसने 1930 में अपनी रिपोर्ट रखी। रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल के नाम पर ड्राफ्ट की गई और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फेडरेशन बनाने के लिए बोलता है, जिसमें प्रोविंसेस होंगी और इंडियन स्टेट्स या नेटिव स्टेट्स होंगी जो सब जुड़ के एक देश बनाएंगे। इंडियन स्टेट्स के पास ऑप्शन होगा कि वो फेडरेशन जुड़ना चाहें, और अगर ना भी जुड़ना चाहें तो ये क्योंकि कभी हुआ ही नहीं तो फेडरेशन कभी बनी ही नहीं, उन्होंने कभी जुड़ने को माना ही नहीं। लेजिस्लेटिव पावर इस एक्ट ने सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में बांट दी पूरी तरीके से। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो थी प्रोविंस की वो गवर्नर ही अब करेगा क्राउन के बिहाफ पे। अब वो गवर्नर जनरल के सबऑर्डिनेट नहीं है, ये पहली बार हुआ। प्रोविंस की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो अभी तक गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो चलाती थी, गवर्नर को ज़रूरत थी कि वो मिनिस्टर जो हैं लेजिस्लेचर के उनकी एडवाइस पे ही काम करें। कुछ ऐसे खास मैटर थे जिन्हें पहले भी देखा गया ट्रांसफर्ड और रिजर्व में, कि रिजर्व मैटर्स जैसे पहले थे वो अब भी रहेंगे। तो उन कुछ खास मौक़ों को छोड़ दें जिसमें उसकी खुद की डिस्क्रिशन होगी, बिना मिनिस्टीरियल एडवाइस के वो कर सकता है। वो सीधे गवर्नर जनरल के कंट्रोल में रहेगा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो थी सेंटर की वो गवर्नर जनरल के ही हाथ में, वो पहले जैसे ही रहा। काउंसलर्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो थे लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल, जो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी होगा तो वो इलेक्ट ही किया जाएगा, अपॉइंट नहीं किया जाएगा। पहले वो अपॉइंट भी किया जा सकता था। सेंट्रल लेजिस्लेचर को बाई कैमरल बना दिया गया, जिसमें फेडरल असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट 2 अलग अलग यूनिट्स बन गई। 6 प्रोविंसेस बन के जो हम लोग की आई थी, इन सब में लेजिस्लेचर को बाई कैमरल करा दिया गया, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। बाकी जो प्रोविंसेस थी वो यूनी कैमरल रही। गवर्नर जनरल की वीटो पावर जो थी, उसके अलावा सेंट्रल लेजिस्लेचर से पास हुए कोई भी बिल वो क्राउन से भी वीटो किए जा सकते थे, ये भी बात नहीं सामने आई। गवर्नर जनरल कभी भी लेजिस्लेचर में होने वाली डिबेट या डिस्कशंस को रोक सकते हैं, प्रोसीडिंग्स को सस्पेंड कर सकते हैं किसी भी बिल पे अगर उनको ये सही लगता है। तो ये उनकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। गवर्नर जनरल के पास इंडिपेंडेंट पावर थी लेजिस्लेशन की, जो जैसे लेजिस्लेचर के अलावा वो खुद भी लेजिस्लेट कर सकते थे। कुछ खास सब्जेक्ट पे कोई बिल या अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता था गवर्नर जनरल के प्रायर सैंक्शन के बिना। 3 डिवीज़न किए गए थे इस एक्ट में। एक फेडरल लिस्ट थी जिसमें फेडरल लेजिस्लेटर को एग्जीक्यूटिव पावर थी, एक प्रोविंशियल लिस्ट थी जिसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को थी, और एक कॉन्करेंट लिस्ट थी जिसमें दोनों मिलकर कॉम्पिटेंटली काम कर सकते थे।
गवर्नर जनरल को ये पावर दी गई थी कि वो फेडरल या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को यूज़ करके कोई भी एक्ट बना सकता है। एक डोमिनियन स्टेटस प्रॉमिस किया गया था साइमन कमीशन में 1929 में, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 ने वो नहीं दिया जनता को। इसके बाद क्रिप्स मिशन आया 1942 के मार्च में। स्टैफर्ड क्रिप्स कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट का हिस्सा थे। उन्होंने एक ड्राफ्ट डिक्लेरेशन लेके आए दूसरे विश्व युद्ध के अंत में, और अगर दोनों पार्टी कांग्रेस और मुस्लिम लीग उस पर मान जाती तो वो फिर लॉ बन गया होता। उस प्रपोजल में ऐसा कहा गया कि एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी भारतीय लोगों की, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देगा। एक इंडियन यूनियन बनेगी जिसमें सारी प्रोविंसेस और इंडियन स्टेट्स आ जाएंगी। कोई प्रोविंस या इंडियन स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानना चाहती है तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के हिसाब से छोड़ भी सकती है इस पूरे सेटअप को, और वो कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट बना सकती है गवर्नमेंट के साथ। इसके बाद आया कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में। लॉर्ड एटली ने एक कैबिनेट मिशन भारत में भेजा जिसमें 3 कैबिनेट मिनिस्टर थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव था इंडिया को इंडिपेंडेंस अचीव करने में मदद करना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनवाना। कैबिनेट मिशन ने ये क्लेम रिजेक्ट कर दिया कि एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए हिंदुओं और मुस्लिम के लिए, मुसलमानों के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो, एक अलग मुस्लिम स्टेट बने। कैबिनेट मिशन ने ये कहा कि एक यूनियन ऑफ इंडिया बनेगा जिसमें ब्रिटिश इंडिया और स्टेट सब आएंगे, और ज्यूरिसडिक्शन सारे सब्जेक्ट्स का फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन को छोड़ के वो उन्हीं के पास रहेगा। सारी रेजिडुअरी पावर्स जो हैं वो भी प्रोविंसेस और स्टेट्स को मिलेंगी। यूनियन के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अलग अलग होना है, जिनके प्रोविंसेस और स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। उसमें कोई अगर कम्युनल इशू आता है बड़ा लेजिस्लेचर में तो उसमें मेजॉरिटी सपोर्ट चाहिए होगा रिप्रेजेंटेटिव्स का, दोनों मेजर कम्युनिटीज़ का। जितने भी लोग हैं उन सब की भी मेजॉरिटी होनी चाहिए, और मेजॉरिटी सपोर्ट वैसे भी दोनों मेजर कम्युनिटीज़ का होगा अगर कोई मेजर कम्युनल इशू आता है तो। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के साथ मिलकर प्रोविंसेस ग्रुप्स बना सकती हैं, और वो ग्रुप्स जो हैं प्रोविंशियल सब्जेक्ट डिटरमाइन कर पाएंगे। फिर इसके बाद एक माउंटबेटन प्लान आया। उसने ट्रांसफ़र ऑफ पावर इंडिया को देने के लिए और पार्टीशन इंडिया करने के लिए एक माउंटबेटन प्लान था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको 3 जून 1947 में भारत में भेजा। इसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 47 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 को अमेंड किया गया अडेप्टेशन ऑर्डर्स से इंडिया और पाकिस्तान में, जिससे कि एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने के लिए। 15 अगस्त 47 को इंडिया सीज टू बी ए डिपेंडेंसी और सुजरेनिटी ब्रिटिश क्राउन की उसने मानना मना कर दिया इंडियन स्टेट्स और ट्राइबल एरियाज़ पे। उसी दिन से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस अबॉलिश हो गया। गवर्नर जनरल और गवर्नर को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर लेजिस्लेशन की थी वो ख़त्म हो गई। सेंट्रल लेजिस्लेचर जो इंडिया का था उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो थी वो 14 अगस्त को ख़त्म हो गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही पहले सेंट्रल लेजिस्लेचर की तरह काम करने लगी और कम्प्लीटली सॉवरन हो गई। इसके बाद फिर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन बनने की कहानी है। तो इस बार बस इतना ही, अब अगली बार फिर मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ।